बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आपको बताएंगी कि इस वक्त इज़राइल के अंदर क्या तबाहकुन माहौल है। यानी वहाँ पर उनके तमाम करता धरता, चाहे उनके डिफेंस मिनिस्टर हों, उनके आर्मी चीफ हों या उनके बड़े लेवल के मिनिस्टर्स हों, वो सारे पहुँचे हुए हैं क्योंकि इस वक्त इसराइल के सबसे अहम तरीन फौजियों का जनाजा उठाया जा रहा है। और ये इतने अहम उनके कमांडोज मारे गए हैं कि आप अंदाज़ा कर लें कि उनके बड़े बड़े डिफेंस मिनिस्टर, इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ या फिर उनके मिनिस्टर जा रहे हैं या फिर आर्मी चीफ। अब अगर आप सोच लें, आर्मी चीफ से लेकर तमाम लोग बड़े बड़े किसी कमांडोज के जनाजे में पहुंचे हुए हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कमांडोज या उनके जो ऑफिसर हैं वो किस लेवल के होंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है जो आज तक इस दुनिया ने नहीं देखी। अब एक बात बताइए कि कल क्या हुआ है। यमन ने, हौसियों ने 2 इसराइल के शिप तबाह किए, मिसाइल मारा और एक को ड्रोन मारा, और साथ ऐलान हुआ कि यूके ने कहा कि हमारे शिप को भी तबाह किया है। फिर उसके बाद अमेरिका ने कहा जी हमारे शिप को भी तबाह किया है। कितने हो गए? 4। अब 4 अगर शिप तबाह किए हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद अमेरिका, बरतानिया या इसराइल, किसी ने जाकर यमन पर अभी तक स्ट्राइक नहीं किया, हमला नहीं किया। कोई सूरत हाल ऐसी पैदा नहीं हुई। और इसराइल ने अमेरिका को कहा है कि हम अपने जनाजे उठा रहे हैं फौजियों के, और तुमने जाकर अभी तक बदला नहीं लिया। ये क्या सूरत हाल है? अब आप ये सोचिए, 24 घंटे पास हो जाएं, 4 हमला हो, फिर भी उसके बाद किसी भी वजह से ये काम ना हो सके। वो अमरीकी, इजरायली या नेटो जो 1000 बंदा एक दिन में मार सकते हैं, उनकी जुर्रत क्यों नहीं हो रही कि वो जाकर इनको मारे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तो जाकर उन्होंने यमन पर हमला किया तो 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे वर्ल्ड में तेल की कीमतें कम से कम 30% ऊपर चली जाएंगी, कम से कम। क्योंकि हर उस ऑयल टैंकर को जो आ रहा होगा, वहां पर अमेरिका का हो, दूसरे का हो, हर कोई ऑयल टैंकर जो आ रहा होगा उस पर हमले हो जाएंगे। और अमेरिका को मिडिल ईस्ट के अंदर कोई गो हेड नहीं मिल रहा कि वो वहां से कोई हमला कर सके, क्योंकि कोई कंट्री नहीं चाहती कि ये हमला हो और इस जंग को वो आगे बढ़ने के लिए लेकर जाएं। अभी तक कोई कंट्री ऐसा काम नहीं चाहती। अब आप जरा अंदाजा कर लें, अगर नेटो या किसी और ने हमला किया तो यूरोप का जो ऑयल है वो यहाँ से गुजरना बंद हो जाएगा। उसके जितने कंटेनर्स होंगे उन सब पर हमले शुरू हो जाएंगे। पूरी वर्ल्ड की जो मार्केट है वो क्राइसिस का शिकार हो जाएगी। यूरोप के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाएगा। और आप अंदाज़ा कर लें कि इस सारे मामले के अंदर अमेरिका का इस खत्ते के अंदर रहना बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। और कोई जो खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो उनको अड्डे मिले हुए हैं, वो अड्डों से भी अमेरिका को हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर वो जंग में कूदें। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, सबसे बड़ी बात क्या है। इसराइल ने कहा है कि उनके पास कोई ऐसे मिसाइल नहीं है कि वो डायरेक्टली यमन पर हमला कर सके, और वो मिसाइल होते होते जाएं। जाहिर सी बात है, जब वो मिसाइल फायर करेंगे तो वो सऊदीया की हदूद से होकर जाना है। पहली तो बात है वो है, और सऊदी अरब तो ये नहीं चाहेगा कि उसकी कोई एयर स्पेस इस्तेमाल करे या कोई ऐसा मामला हो। तो ये सबसे बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है कि ये मामला कैसे हल होगा। दूसरी बात ये है कि एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि सऊदी अरब इस सारे मामले के अंदर इस वक्त इजराइल के खिलाफ उनकी मजम्मत कर रहा है, और वो कह रहा है कि इसराइल ने तो यहाँ पर हाल किया। शायद मिडिल ईस्ट के अंदर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अच्छा स्टैंड इस वक्त लिया हुआ है किसी हद तक, तो वो सऊदी अरब ने लिया है। तो इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास ऐसी सूरत हाल नहीं है जिससे वो मुकाबला कर सके। इस पूरे खित्ते के अंदर जो ऑयल की कीमतें हैं वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाएंगी। और अगर ऑयल की कीमतें डिस्टर्ब होती हैं तो यूरोप का खास तौर पर मामला ये है कि बहुत सारे ममालिक नेटो से चाहे निकल जाएंगे, और वो इस सारी सूरत हाल में किसी भी तर्ज पर काम नहीं कर पाएंगे। आप एक बात बताइए, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इसी खित्ते के अंदर है, तो आप ये बता दें कि इस सारे मामले के अंदर अमेरिका के जो वारशिप यहाँ पर मौजूद हैं, तो अभी तक आप ये सोचिए कि उन्होंने हौसियों को जवाब क्यों नहीं दिया।
या उनके जो मिसाइल हैं वो अभी तक काम क्यों नहीं करे। ये सबसे बड़ी बात है जिससे इजराइल को उसका खतरा ये पैदा हो रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसके लिए यहां पर बन रही है कि अमेरिका जो जवाब देना चाहिए था खित्ते के अंदर वो जवाब नहीं दे पा रहा। अगर इस सारी सूरत हाल में अमेरिका ने या नेटो ने किसी भी तर्ज पर, देखिए बरतानिया भी तो नेटो का हिस्सा है ना, अमेरिका भी तो नेटो का हिस्सा है, तो अगर ये उठकर दोनों होशियों पर मिसाइल दाग देते हैं तो सबसे पहली बात है कि अमेरिका के मिलिट्री बेसिस किसी भी सूरत महफूज नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी इसी तरह की लड़ाई नहीं चाहता, तो अमेरिका को गोएट मिल ही नहीं पा रहा। उसने इसराइल को कहा हुआ है कि मैं इस जंग को नहीं लेकर आगे जा सकता। अब आप सोच लें कि कितनी देर हो गई, 24 घंटे हो गए, ना इसराइल की जरूरत पड़ी है ना किसी और की जरूरत पड़ी है कि वो जाकर करे। वो तो अमेरिका को कह रहे हैं कि हम जनाजे उठा रहे हैं और ये जनाजे उठ रहे हैं, हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, तो तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, तुम इस सारी सूरत हाल में वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। और बदले में क्या मामला आता है सामना, बाइडेन की जानिब से बात आती है कि इसराइल ये जंग हार जाएगा। लॉयड ऑस्टिन उठकर कहता है ये जंग हार जाएगा, यानी आप अंदाजा कर ले पेंटागन का चीफ कह रहे जी ये जंग हार जाएंगे। और उसके बाद कमला हैरिस से लेकर बाइडेन, यानी सारे ये बात कही जा रहे हैं कि इसराइल को जंगबंदी करनी चाहिए, इसराइल ये काम नहीं कर सकता। ये असल में सारे का सारा जो मामला है वो इसराइल के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान कुन है। देखिए आज सूरत हाल क्या हुई है कि शिन बैत के चीफ ने जो कहा है कि हम तुर्की के अंदर जाएंगे और जाकर हमास के लीडरों को मार देंगे। यही बात फिर उन्होंने कही है कि हम लिबनान में भी मारेंगे और कतर में भी। और पहला जवाब आया है तुर्की की जानिब से। तुर्की ने कहा है इसराइल को अगर आपने ये गलती भी की किसी भी सूरत हमारे मुल्क में आकर आपने ऑपरेशन करके मारने की, तो इसका इतना भयानक आपको जवाब मिलेगा कि हम इस जंग में फिर पूरी तरह कूदेंगे, हम इसराइल को खाली नहीं जाने देंगे। यानी ये सादा सी उसने सूरत हाल कह दी है कि अगर आपने यहाँ पर आकर हमला करने की हम पर कोशिश की तो बदले में हम इसराइल के अंदर आकर स्ट्राइक करेंगे। ये सबसे बड़ी जो बात है वो समझने वाली ये है कि उन्होंने वहां पर जाकर स्ट्राइक करना है। इसराइल को ये बात समझ आ गई है कि हमने एक हद से बाहर गए तो ये फिर हमारे लिए बड़ी तबाही का बायस बनेगी। यानी आप अंदाजा कर लें कि आप अर्दोगान को छेड़े हैं, आप बाकियों को छेड़े, आप किसी के मुल्क के अंदर जाकर हमला करें और वहां पर जाकर उनको मारे, तो आप बताइए कि ये इस सारे मामले के अंदर कुछ चुप बैठे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल हर वो काम करना चाह रहा है जिससे तीसरी जंगे अजीम छिड़ जाए और जिसका अंदाजा हमें किसी सूरत ना हो। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि दुनिया का हर मुल्क, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दुनिया का हर मुल्क इस वक्त अवॉइड कर रहा है कि कहीं जंग कहीं आगे ना फैल जाए और कोई बंदा इस जंग को आगे फैलाने को तैयार नहीं है। इसराइल के लिए सबसे तबाहकुन सूरत हाल ये है कि इसराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, गाड़ियां उनकी तबाह हो रही है, उनके ऊपर मिलिट्री व्हीकल्स के ऊपर इतना हमला हो रहा है, मिसाइल उनके पास खत्म होना शुरू हो गए। तो बताइए कि इस सारे मामले में वो कब तक चुप बैठेगा। असल में इसराइल ने एक और भी काम किया है। ये जो बयान उन्होंने दिया है वो बयान देकर उन्होंने नफ्स चेक करने की कोशिश की है कि अगर मुस्लिम ममालिक उठ कर के बात करेंगे या वो कहेंगे कि हम मजम्मत करते हैं, अगर तो वो कहेंगे कि हम मजम्मत करते हैं तो फिर तो इसका मतलब है कि इसराइल के लिए आसानी हो जाएगी और वो जाकर किसी भी मुल्क के अंदर हमला कर दे। यानी उसने असल में मुस्लिम कंट्रीज को कहा है कि तुम लोग इसराइल के मामले के ऊपर पीछे हट जाओ, हमास के मामले पर कम से कम पीछे हट जाओ। आप ये देखें कि इसराइल की जो इस वक्त जो जितने जनाजे उठाए जा रहे हैं वहां पर लोग इतनी बुरी तरह जनाजे उठाए जा रहे हैं और वो बदले में पूछते हैं कि आपने मारा किसको है, तो वो कहते हैं जी हमने तो आम लोगों को मारा। वो कह रहे हैं हमास के लीडरान को खत्म किया है, वो कह रहे हैं जी हमने तो नहीं किया। तो लोग वहां पर ये बात कर रहे हैं कि हमास के लीडरान से आपकी लड़ाई थी लेकिन अभी तक आपने उनको खत्म क्यों नहीं किया, अभी तक क्यों आपने उनको छूट दी हुई है। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। लोग मर रहे हैं, उनके फौजी मर रहे हैं, उनके आप ये देखिए फौज खत्म होना शुरू हो गई है काफी हद तक। यानी आप सोचे फौज किस तरह खत्म होती है, ऐसा नहीं कि उनकी फौज के लोग मारे जा रहे खत्म हो रही, बददिल होना शुरू हो गए हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, वो जनाजों के ऊपर लेटे हुए हैं और वो इनसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ आपने कैसे सारे का सारा काम किया। तो इस सारे मामले के अंदर एक कहानी जो अब हुआ ये है कि इंटरनेशनल सतह पर आ गई है और उस कहानी ने इसराइल का भांडा फोड़ दिया है। कहानी कुछ इस तरह से है कि अमेरिका की मार्केट के अंदर और इस खास तौर पर इजराइल की स्टॉक मार्केट में हुआ ये है कि इसराइल की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनके जो शेयर्स थे वो 7 अक्टूबर से पहले बेच दिए गए। ये बात समझने वाली है,
ये बड़ी आपने डीपली जाकर बात समझनी है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इन्होंने कहा कि जी बहुत बड़े बड़े लेवल के जो लोग थे तेल अवीव के अंदर और वॉल स्ट्रीट में, उनको कहीं पता चल गया था कि ये हमला होने जा रहा है और उसके बाद स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। तो उन्होंने काम ये किया कि अपना यानी लो बाय किया हुआ था, टॉप पर प्रॉफिट था, वहां पर सेल कर दिया क्योंकि स्टॉक मार्केट गिरने वाली थी, और उसके बाद उन्होंने बिलियंस बनाए। अब आप ये सोचें वो इल्जाम क्या लगा रहे हैं? वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जी हमास ने असल में काम किया। हमास के लोगों ने इसराइल के अंदर जाकर स्टॉक खरीदने थे आपके या बेचने थे? हमास के लोगों ने अमेरिका में जाकर आपके स्टॉक बेचने थे? पागल हो गए आप लोग। ये बात इंडिकेट करता है कि इसराइल की फौज को, उनकी स्टैब्लिशमेंट को, उनके बिजनेसमैनों को पता था 7 अक्टूबर का हमला होने वाला है, और इतना खतरनाक हमला होने वाला है कि उस हमले के नतीजे में पूरा इसराइल तितर-बितर हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने बेच दिया सब कुछ। अब आप यहाँ पर छोटी सी बात बता दें कि अगर उनको ये सारा कुछ पता चल गया था ये हमला होने वाला है, तो सवाल तो वहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है कि उन्होंने इस हमले को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। अब यहाँ आपको असल कहानी पता चलेगी और सारा मामला होगा कि इनको पता था हमला होने वाला है, हमले के नतीजे में लोग मारे जाएंगे, तो उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने इनके हमला रोका ही नहीं। और वो उनका प्लान, दो चीज़ें जो अभी तक बाज है, एक तो वो चाह रहे थे कि इसकी आड़ के अंदर हमें मौका मिले, हम गजा को फतह करें, हम फ़लस्तीन को फतह करें और अपना प्लान एक्सपैंड करें। नंबर 2, वो नेतन्याहू को हटाना चाह रहे थे, जिसमें नेतन्याहू और उनकी एजेंसियों की आपस की लड़ाई तो आप सब अब जानते हैं कि कितनी खुलकर सामने आ गई है। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात है कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर सट्टा लगा है और उन्होंने पहले ही बेच दिए थे कि मार्केट गिर जाएगी, इसको आप ज़रा समझ लें। होता क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर, आप नीचे, इसको कहते हैं बाय लो सेल हाई। आपकी जब मार्केट नीचे होती है तो आप खरीद लेते हैं, और जब वो ऊपर जाती है तो आप बेचते हैं। जब आपको पता होता है कि इसने दोबारा गिरना, तो आप एक पॉइंट के ऊपर शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं, किसी को नहीं पता चलता। आपने शेयर्स बेच दिए, अब हालात खराब हुए, नेगेटिव न्यूज़ आई, मार्केट नीचे गिर गई। जब वो नीचे गिरी तो फिर वही सूरत हाल, बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई। नहीं, निचली सतह पर आपने जाकर फिर खरीदा, और फिर जब मार्केट ऊपर उठ जाएगी, हालात ठीक होंगे। असल में वो कभी कभी स्टॉक खरीद कर उसको होल्ड कर लेते हैं 2-2 साल, 3-3 साल, तो फिर जाकर तो वो बिलियंस में जाकर वो खेलते हैं, यानी वो बिलियनर बन जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला कुछ इस तरह से इस वक्त हो चुका है कि उनको परवाह ही नहीं है इस बात की। उनको इस बात की कतई परवाह नहीं थी कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको पता चल गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसकी इन्वेस्टिगेट आप करें कि ये मामला इन तक कैसे पहुंचा था। देखिए, अर्दोगान ने अब ये जो बात की है, आज आप ये देखें कि उसमें उन्होंने जो कहा है कि मक्का, मदीना और ये तमाम चीज़ें हमें बचानी पड़ेंगी क्योंकि इसके बाद इन्होंने वहाँ पर आना है। तो उसका क्या मतलब था कि इस हमले का उनको पता था कि ये हमला होने जा रहा है और इस हमले के नतीजे के अंदर बड़ी तबाही होगी, लेकिन उन्होंने इस हमले को होने दिया क्योंकि उनको इनका प्लान पता था कि इस प्लान के तहत उन्होंने आगे जाकर सारा गजा और फलस्तीन के ऊपर कब्जा करना है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएंगे, इस सारे मामले को देखेंगे, तो आप उसका बिल्कुल भी इदराक नहीं कर सकते, चीज़ों का बिल्कुल भी आप इदराक नहीं कर सकते कि इसराइल ने कितना बड़ा गेम प्लान किया, लेकिन वो प्लान अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहा। अर्दोगान ने जो बात की है उसने इस हदीस के मुताबिक बात की है कि ये इस हदीस के मुताबिक शाम में आ रहे हैं, इस्तांबुल में आ रहे हैं, ये मक्का और मदीना की तरफ आ रहे हैं, ये उसके बाद बैरूत में आ रहे हैं लिबनान के। इन्होंने आगे बढ़ना है और ये प्लान वो आगे लेकर चल रहे हैं। देखिए, बात तो उस बंदे ने कर दी है, अब ये लास्ट मोमेंट है तमाम लोगों के लिए। अगर इन सबको पता चल जाए कि ये मामला इस तरह आगे बढ़ रहा है और ये लड़ाई बढ़ने वाली है, तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला ये पैदा हुआ है कि इसराइल शायद कोई बहुत बड़ा घिनौना प्लान बनाकर बैठा हुआ था कि इस पूरे खित्ते को जंग में धकेल देंगे, लेकिन वो अभी तक वो होता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि इसराइल को तारीख में कभी इतनी बुरी शिकस्त भी नहीं हो रही जो अब हो रही है, और वो इस तरह आप ये समझ लें स्टक नहीं हो जाता इंसान किसी जगह पर, वो इस तरह इस वक्त स्टक हो चुका है। सो अब इस सारी सूरत हाल में इनके जितने बिलियनर्स हैं, आप अगर तहकीक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन बिलियनर्स को कैसे पता था कि स्टॉक मार्केट गिरने वाली, लेकिन इनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। नाम वो हमास पर लगा देंगे कि हमास के लोग थे। भाई, उन्होंने आपके स्टॉक पकड़े हुए थे,
उन्होंने आपके स्टॉक्स खरीदे हुए थे न्यूयॉर्क में, इसका मतलब है आपको पता है कि वो वहां पर है तो बंदों को पकड़ लो। वो इसराइली थे जिनको पता था। तो ये सूरत हाल इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।